नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका लक्ष्य करियर पॉइंट की इस कक्षा में। मैं आपका दोस्त, आपका फिजिक्स मेंटर मनोज स्वागत करता हूं आपका इस खूबसूरत सी कक्षा में, जहां पे हम आज अपनी इस भौतिक विज्ञान की जर्नी को और आगे ले जाने वाले हैं। तो कॉपी पेन ले लीजिए, कमर और गर्दन सीधी कर लीजिए। शुरुआत करते हैं पढ़ने का। अपनी इस खूबसूरत सी कक्षा को आगे ले चलते हैं सर। तो आज हमें शुरुआत करनी थी कूलॉम्स लॉ पे, है ना। आज हमें कूलॉम्स लॉ को और थोड़ा डिटेल में पढ़ना था। कूलॉम्स लॉ के बारे में मैंने थोड़ी सी बातें उस दिन बताई थी। आज की कक्षा में हम उससे थोड़ा सा और आगे चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम आगे की चर्चा शुरू करें, मैं कूलॉम्स लॉ को एक बारी फिर से आपको बता देता हूँ। कूलॉम का नियम क्या कहता है, कूलॉम के नियम का फॉर्मूला क्या है, और फिर हम इसके कुछ खूबसूरत से प्रश्नों पे आएंगे। तो शुरुआत करते हैं बेटा। पहले मैं कूलॉम्स लॉ में कूलॉम का नियम जो है इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है बेटा, दो आवेशों के बीच दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है बेटा, वो क्या होता है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर मैं इसको बोलना चाहूँ ना बेटा, तो ये कुछ ऐसा है कि मान के चलो ये एक आवेश है Q1 और ये दूसरा आवेश अपना क्या है बेटा Q2। दोनों के बीच की दूरी क्या है R। तो हमने उस दिन मैंने क्या बताया था आपसे कि अगर दो आवेश हैं, लेट्स से इसको हम चुंबक मान रहे हैं, अगर छोटे छोटे चुंबक होंगे तो बल कम लगेगा, है ना। अगर बड़े बड़े चुंबक ले लो और उतनी ही दूरी पर, तो बल ज्यादा लगने लग जाएगा। तो जैसे जैसे आप आवेश का मान बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे बल बढ़ता है। और अगर दोनों एक साथ चले, बल बढ़ाओ तो इसका मान भी बढ़े, दोनों ही बढ़ रहे हैं या दोनों ही घट रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समानुपाती होना, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। तो इस वाली बात को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं। ये क्या होता है बेटा, सर ये होता है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। मतलब कहने का Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान सकता हूं। ओके, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मान सकते हैं। ओके, अभी हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। जब कंबाइन करेंगे तो अपने पास वैद्युत बल कितना आएगा बेटा, सर वैद्युत बल जो अपना आएगा Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा और R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। और हमें तो पता ही, अगर ये वाला साइन हटेगा तो यहां पर क्या आता है, E का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, यानी वैद्युत बल। ओके, तो जब ये हटाते हैं तो यहां हमको क्या लाना पड़ता है, K, यानी कोई सा भी कांस्टेंट। अरे हाँ सर, ये तो हमको पता है, F इज इक्वल टू K
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये है अपना दो चार्जेस के बीच परफॉर्म करने वाला अप्लाइड फोर्स, है ना, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी वैद्युत बल। यह है अपना दो आवेशों के बीच वैद्युत बल। और अगर ये बल है बेटा तो इसका मात्रक क्या होने वाला है सर, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ओके ओके, अब बात करते हैं अपन सर के की वैल्यू क्या है। तो सर के का जो मान है ना, वो एक्चुअली जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है वो अपना इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसकी जो रिप्रेजेंटेटिव या प्रैक्टिकल वैल्यू कह लो वो कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू वो कितनी होती है बेटा 9 इंटू 10⁻⁹। और जो के का मात्रक होता है ना, इसका मात्रक क्या होगा बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, है ना। इसका मात्रक क्या होगा बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये के का मान है जी सर। तो यहां सर ये जो एप्सिलॉन नॉट बना हुआ है ये क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता बच्चा, इसको अपन बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बच्चा ये निर्वात की वैद्युतशीलता सर, ये एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट। और ये होता क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता। सर ये क्या होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर ये निर्वात की वैद्युतशीलता तो सर इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होनी ही चाहिए। और अगर इसके वैल्यू की बात करें हम, अगर इसके वैल्यू की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बेटा, इट इज 8.85 10⁻⁻12 8.85। ये वैल्यू याद कर लेना, न्यूमेरिकल्स में कई बार वर्क आ जाता है, काम आ जाता है अपने। तो इसका मान कितना होता है बेटा 8.85 10⁻12। इसका जो मात्रक है ना, इसका एग्जैक्ट इनवर्स होता है, उल्टा होता है इसका, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक क्या होता है सर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखो कौन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये ओवरऑल हमने कूलाम के नियम की बात करी है। कूलाम का नियम का मतलब क्या हो गया बेटा, हम इसको एक बार फिर देखते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ओवरऑल अगर अपने को फॉर्मूला याद करना हो तो हम सिर्फ इतना याद करेंगे। और यहाँ से आप देख भी सकते हो Q1 Q2 के समानुपाती और इसका जो क्या बोलते हैं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर अपन बात करें कूलाम के नियम पे तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सीधे सीधे आ ही जाते हैं कई बार। ठीक है बेटा, ओके। आते हैं क्वेश्चन पे, छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं। एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं सर। और ये प्रश्न कैसा है तो मैं इसको बता देता हूं। तो इसकी वैल्यू जैसे मान लेते हैं, मैंने कहा सर ये एक आवेश है 2 कूलाम का, दूसरा है अपना 3 कूलाम का, और दोनों के बीच की दूरी है लेट्स से 1 मीटर। ये बहुत इजी प्रश्न ले रहा हूं मैं पहले, वैल्यू बेस्ड एकदम केवल वैल्यू बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी इजी। इसके इन दोनों के बीच आपको क्या निकालना है, वैद्युत बल निकालना है। वैद्युत बल निकालना है। तो वैद्युत बल के लिए क्या करोगे बेटा, सर वैद्युत बल के लिए F की वैल्यू कितनी होती है सर, F का फॉर्मूला तो है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अरे हाँ सर, अगर मैं मानना चाहूं तो चाहे इसमें से किसी एक को आप आवेश किसी को मान सकते हो, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसको मैंने Q1 मान लिया, इसको मैंने Q2 मान लिया, इज इट ओके? ओके सर, अगर मैंने इसको Q1 Q2 मान लिया है और K की वैल्यू मैं बोल दूं सर, K की वैल्यू कितनी होती है सर, K तो होता है 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, सर F तो आने वाला है क्यूब की, K की वैल्यू कितनी हो गई 9 10⁻⁹। Q1 कितना है सर 2 माइक्रो कूलम, सॉरी 2 कूलम है। Q2 कितना सर 3 कूलम है। अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन देम सर, ये तो R ही दिया है, माने ये R 1 मीटर है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ की ना। ओके, अगर ऐसा है सर तो आप मुझे ये बताइए मल्टीप्लाई तो करना है ना, 9 का 2 से 2 का 3 से कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18 यानी 9 दूनी 18 और 18 3 का 54। कितना हो गया बेटा 54। 10 की घातें कितनी है सर 9 है। अपॉन में कितना है सर, अपॉन में तो 1 है
और सर अपॉन में 1 है तो इससे हमें कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, इससे हमें कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अपॉन में 1 को हम सीधा सीधा हटा सकते हैं। लेकिन सर हमको तो दशमलव यहाँ चाहिए था और दशमलव यहाँ है नहीं अभी, तो हम डेसिमल यानी दशमलव को बेटा यहाँ से यहाँ लाने का काम करेंगे। और अगर ऐसा ला रहे हैं तो कितना हो जाएगा सर, ये होगा सर 5.4 10 की घातें। देखिए दशमलव दाहिने से बाएं जा रहे हैं ना, तो प्लस करेंगे पावर, यानी एक पावर प्लस कर देंगे 9 में। आंसर कितना जाएगा 5.4 10 की घातें 10 न्यूटन। वेरी इजी क्वेश्चन, यस और नो। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बारे फिर से देख लो। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे करवाता हूं, फिर हम लोग बढ़ेंगे कूलाम के नियम के थोड़े से विशेषताओं की तरफ। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, है ना, उनकी तरफ डिस्कस करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। लेट्स से कि ये 3 कूलाम है, ये 4 कूलाम है। डिस्टेंस आपकी जो है ना बेटा वो है 1 सेंटीमीटर। ये कितना है, Q1 चार्ज है, ये Q2 है। आपको क्या निकालना है बेटा, फोर्स निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन, हाउ टू टैकल दिस, इसको हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। स्क्रीन पॉज कर लो। वीडियो को पॉज करने के बाद पहले अपने से खुद से प्रयास कीजिए, प्रयास करने के बाद ट्राई कीजिएगा। व्हाट एल्स इज गोइंग टू हैपन, व्हाट एल्स इज गोइंग टू हैपन, ये आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहले प्रश्न को हल कीजिए, आंसर बताने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ता हूं। आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके सवाल को खुद से सॉल्व करने का प्रयास तो किया ही होगा। खुद से प्रयास करो, चीजें बनने लग जाएंगी। खुद से प्रयास करो, क्वेश्चंस आने लग जाएंगे। देर लगेगी मगर सही होगा, देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही होगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं बेटा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बटा में R²। फॉर्मूला तब तक सबने सीख ही लिया होगा। यस सर। अच्छा यहां पे एक बात समझ लेना, दूरी जो होती है ना बेटा, दूरी अपनी यहां दी कितने में है सर, ये तो सेंटीमीटर में दी गई है। और हमें चाहिए किसमें सर, हम तो सिर्फ SI भाषा समझते हैं, SI यूनिट्स की भाषा समझते हैं। और अगर SI यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर का नहीं होता, वो किसमें होता, मीटर में। और सेंटीमीटर से मीटर में जाते टाइम या तो आप 100 से भाग कर दो, सेंटीमीटर से मीटर में जाते टाइम या तो आप 100 से भाग कर दो, या फिर आप 10 की घाते -2 से गुणा कर दो। या तो आप 100 से भाग करोगे या फिर 10 की घाते -2 से गुणा करोगे, कुछ भी कर सकते हो, इधर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। तो के का मान कितना हो जाएगा सर, के का तो होता है 9 × 10⁹। Q1 कितना है सर 3, Q2 कितना है सर 4, किसी एक को मान लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अपॉन में कितना है सर, अपॉन में तो R है और R की वैल्यू है 1 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। इसको हल करना है और हल करने के बाद आंसर लगाना है। कैसे करेंगे बेटा, कैसे करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करो। देखो ऐसा मैं कर लेता हूं, 9 3 जा 27, मतलब 9 3 27 और 27 चौके 108। 9 3 27, 27 चौके 108। तो इधर का जो ओवरऑल आंसर आया ना वो कितना आया, 108, यानी 108। और 10 की घात अब देख लो बेटा सर, ऊपर तो 10 की घात 9 ही थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नीचे का देख लो केवल। अगर मैं हर की बात करूं ना तो हर में पहले 1 है, इसका स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर तो हुआ सर 1। अब एक बात समझ लीजिए, अगर कभी भी m की पावर a हो और इसकी पावर भी b हो जाए, मतलब पहले की पावर फिर पावर की पावर, तो पावर की पावर में हम क्या करते हैं बेटा सर, पावर की पावर में तो हमें दोनों का गुणा करना होता है। मतलब जब भी पावर के ऊपर पावर यानी घात के ऊपर घात आ जाती है, हम क्या करते हैं सर, घातों का गुणा कर देते हैं। हम घातों का गुणा कर देंगे सर, यानी यहां कैसा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 10 की घाते -4। अब तो सर केवल हमें 10 की पावर को मैनेज करना है और इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, एक बारी फिर से बताता हूं। 108 ये ऊपर जाकर कितना हुआ बेटा, 10 की घाते 9 4 13। लास्ट बारी और बता रहा हूं, इसके बाद मैं डायरेक्ट करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो इस बात की। अगर मैं यहां से डेसिमल, क्योंकि देखो जहां पर दशमलव नहीं लिखा हुआ है उस संख्या में दशमलव सबसे अंत में पाया जाता है। मतलब
एट राइट मोस्ट साइड, राइट मोस्ट सबसे अंत में यहां पाया जाएगा, यहां। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हमको दशमलव को 2 डिजिट इधर लाना है, क्योंकि दशमलव के बाईं तरफ सिर्फ 1 डिजिट चलेगी, दशमलव के बाईं तरफ सिर्फ 1 डिजिट होनी चाहिए। तो हमें यहां लाना होगा 1.08, 10 की घातें 13 तो पहले से था, दाहिने से बाएं ले चल रहे हैं तो 2 डिजिट ले जा रहे हैं ना, 1 2 डिजिट ले जा रहे हैं, 2 प्लस और कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 1.08, 10 की घातें 15। कितनी सी बात। अब अपन आते हैं अगले टॉपिक पर, यह कह देते हैं जो कि कूलाम के नियम में जो बल लग रहा है, इनके कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं, कुछ बातें इनके देख लेते हैं, है ना। कूलाम के नियम, कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें देखना है। कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, जो कि हमें डेफिनेटली पता होने चाहिए बेटा। हम उन्हीं फैक्ट्स की बात कर रहे हैं अब। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो कि जो कूलाम का नियम होता है, पहले मैं समझा रहा हूं, उसके बाद फिर उधर लिखूंगा। Q1 और Q2 ये जो 2 बल होते हैं बेटा, ये क्योंकि आवेशों के ऊपर लगने वाले बल होते हैं, आवेशों के ऊपर, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं सर? इनको बोलते हैं वैद्युत बल। ये कौन से बातें होती हैं सर? वैद्युत बल होते हैं, वैद्युत बल होते हैं, ठीक है, ओके। अब दूसरी बात, हमने पहले भी सीखा हुआ था कि अगर दोनों प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे तो ये क्या करेंगे बेटा? ये करेंगे प्रतिकर्षण, यानी कि रिपल्सन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, है ना, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और अगर ये दोनों अपोजिट हुए, अपोजिट नेचर के हुए, विपरीत प्रकृति के हुए, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये होगा आकर्षण बल। मतलब कहने का हुआ सर, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक बात समझो, अगर 2 के दोनों पॉजिटिव हुए या 2 के दोनों नेगेटिव हुए भी, तो क्या ये इस वाले पर, मतलब पहले वाले पे ये जो है इधर बल लगाएगा क्या? क्योंकि रिपेल कर रहा है, और रिपेल करने का मतलब होता है ये इसको दूर भगाएगा अपने से। हाँ सर, और ये भी तो इसको अपने से दूर भगाएगा ना बेटा, क्योंकि सर ओवरऑल बात तो हम यही कर रहे हैं भाई कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और प्रतिकर्षित करने का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे को दूर भगाएंगे, यानी एक पे बल इधर लगेगा, एक पे बल इधर लगेगा। क्या दोनों विपरीत है? हाँ सर, एक दाहिनी तरफ लग रहा, एक बाईं तरफ लग रहा है, एक दाहिनी तरफ लग रहा है। अब दूसरे की बात करो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना बेटा, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो अभी भी रिपेल करेंगे, क्योंकि एक ही जैसे होंगे तो प्रतिकर्षित ही करेंगे। अगेन ये इस पे इधर बल लगाएगा, ये इस पे इधर बल लगाएगा। सर ये बात भी आपकी समझ में आ गई है? अगर ये दोनों भी विपरीत लग रहे हैं तो जरा सा हम इस वाले के लिए देख लेते हैं। अगर एक पॉजिटिव हो जाए लेकिन सर दूसरा क्या है ना यार, ये नेगेटिव हो जाए, अभी क्या होने वाला है सर? होगा ये कि ये वाला बल, मतलब ये वाला जो आवेश है इस वाले को अपनी ओर खींचेगा, ये वाला आवेश इस वाले को अपनी ओर खींचेगा, अर्थात इस पर बल लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पर बल लगेगा इस डायरेक्शन में। अरे हाँ सर, ये तो भी ठीक बातें हैं। अब बोलो, क्या यहां पर भी दोनों बल विपरीत हैं? यस सर। क्या यहां पर भी दोनों बल विपरीत हैं? यस सर। क्या यहां पर भी दोनों बल विपरीत हैं? एग्जैक्टली। तो यहां से एक चीज हमें सीखने को मिली कि दोनों बल जो होंगे ना वो कैसे होंगे सर? दोनों के दोनों बल सदैव विपरीत दिशा के होंगे। दोनों ही बल, 2 आवेश हैं अगर, तो उन पर लगने वाला जो वैद्युत बल है ना
वो दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में होंगे। क्या इतनी बात क्लियर हुई? एक और बात समझिए, क्या इन दोनों पे जो बल लगेगा वो यही लगेगा क्या, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर? क्या फर्क पड़ता है इनका ओरिएंटेशन कैसा है? चाहे इधर Q1 मान लो इधर Q2 मान लो, चाहे इधर Q1 मान लो इधर Q2 मान लो, इनके ओरिएंटेशन का कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। अर्थात अगर मैं ऐसा बोलूं कि इन पर जो लगने वाला बल है ना बेटा, वो कैसा होता है, बराबर भी होता है और विपरीत भी होता है। ठीक है, तो एक बात समझना, दो आवेशों के बीच बल दो लगते हैं और दो के दोनों बल कैसे होते हैं, तो सर दोनों ही बल बराबर होते हैं और दोनों ही बल विपरीत होते हैं। तो अगली बात यही है, कार्यरत दोनों बल क्या होते हैं बेटा, इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, है ना, इन डायरेक्शन कह दीजिए, अपोजिट इन डायरेक्शन, राइट, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ये बराबर भी होते हैं और विपरीत भी होते हैं। कार्यरत दोनों बल बराबर एवं विपरीत होते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और समझाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी बात समझ लेते हैं अपन। इमेजिन करो बेटा, यहीं पर मैंने बात किया सर, ये Q1 है ये Q2 है, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, सर दोनों ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, क्या मैं कभी ऐसा कह सकता हूं कि एक इस पर बल इस डायरेक्शन में लगाए और ये इस पर बल इस डायरेक्शन में लगाए? ऐसा तो हो नहीं सकता सर। देखो, बल अभी भी अपोजिट हैं और इक्वल हैं, बराबर है और विपरीत हैं, लेकिन बल ऐसा नहीं लगेगा। तो सर बल लगेगा कैसा? सर बल लगेगा इस प्रकार की, ये इस पर इस डायरेक्शन में बल लगाएगा और ये इस पर इस डायरेक्शन में बल लगाएगा। ये वाले बल तो लगेंगे ही नहीं सर, ये वाले बल तो सर कतई नहीं लगेंगे, ये वाले बल तो सर कतई नहीं लगेंगे। अच्छा, अगर मैं इनके दिशाओं की बात करूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो दोनों बल हैं, जो दोनों ही बल हैं, वो किस प्रकार से लग रहे हैं सर? वो दोनों ही बल इस रेखा के अलॉन्ग लग रहे हैं, इस रेखा के दिशा में ही लग रहे हैं। तो जब भी ऐसा कोई फोर्स आता है, जब भी ऐसा कोई बल होते हैं, अपोजिट हो, इक्वल एंड अपोजिट हो और उस ही लाइन पर हो जिस पर कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है, यानी इन दोनों के सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली रेखा, है ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, इसको मैं कह सकता हूं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही लग रहे हैं। तो ये जो बल है ना, इनकी दिशा क्या है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अलोंग ही लग रहा है, रेखा पर ही लग रहा है। तो अगर मैं इनका नाम लिख भी दूं, बल, यह बल या ये बल लिख लो, क्योंकि एक साथ कितने बल लग रहे हैं बेटा, दो हैं। ये बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही कार्यरत होते हैं। अब यहां से हमें एक दो मुद्दे और सीखने को मिले। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो ये हुई कि दोनों ही बल जो होते हैं बराबर एवं विपरीत होते हैं। दोनों ही बल क्या होते हैं बेटा, बराबर एवं विपरीत होते हैं। और अगर आपने पढ़ा हो कक्षा 11 में, तो कक्षा 11 में एक टॉपिक आता था जहां हम जिसको बोलते थे एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर या फिर क्रिया प्रतिक्रिया का बल या नियम। उसमें क्या होता था सर, दो वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं। उसी दौरान हमने सीखा था कि प्रकृति में कोई भी बल अकेला नहीं हो सकता है ना, बल हमेशा जोड़े में आता है। अब देख लो बेटा, यहां तक कि बल भी जोड़े में आ रहा है ना, बल यहां जो ना बल भी सिंगल नहीं है। और हमारे कई ऐसे विद्यार्थी हैं बेचारे, आगे बढ़ते हैं।
तो अगर मैं ये बोलूं बेटा कि दोनों बल बराबर हैं एवं विपरीत हैं, तो ये दो के दोनों बल कैसे हुए सर? ये दोनों क्रिया प्रतिक्रिया के बल हुए ना, ये दोनों क्रिया प्रतिक्रिया के बल हुए। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाएगा, वैसे आपकी पुस्तक में अभी तक नहीं आया है लेकिन आ सकता है आगे, जैसे लेवल अपग्रेड होगा। वो सीधे सीधे बोलेंगे कि ये एक प्रकार का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है या नहीं, बोलो सही के गलत। तो आपको आंसर क्या लगाना बेटा? हाँ, ये क्रिया प्रतिक्रिया के बल ही होते हैं, या फिर कह दीजिए क्रिया प्रतिक्रिया के जोड़े होते हैं। ठीक है बेटा, एक छोटी सी बात और है, अगर कभी भी तीन बातें हो जाएं, कोई भी दो बल कैसे हो जाएं सर? तीन बातें इनमें आ जाएं। पहली तो बल क्या हो जाए बेटा? बराबर हो जाए। दूसरा क्या हो जाए सर? विपरीत हो जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात along the line joining them, यानी मिलाने वाली रेखा में लगे, मिलाने वाली रेखा की दिशा में, मिलाने वाली रेखा की दिशा में कार्यरत हों। तीन बातें हैं, बल बराबर हो, दोनों ही बल विपरीत हो, और दोनों आवेशों को या दोनों बॉडीज को मिलाने वाली रेखा पर ही हों, जैसा ये है। तो ऐसे तीनों सिचुएशन को सेटिस्फाई करने वाले बलों को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनका एक दूसरा नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। इनका एक दूसरा नाम दिया जाता है बेटा, जिनको अपन बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस, यानी केंद्रीय बल, यानी केंद्रीय बल, है ना बेटा? तो ये जो न्यूटन के नियम से हम बल निकालेंगे वो कैसे बल होंगे सर? ये केंद्रीय बल होंगे। केंद्रीय बल क्यों होंगे? बराबर हैं, विपरीत हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसी रेखा पर लग रहे हैं जो कि इन आवेशों को मिलाने वाली है। मतलब अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, यानी आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही लग रहे हैं। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कूलाम के थ्रू नियम आएंगे, कूलाम के नियम से जो बल निकले थे, वो दोनों बल क्या होंगे? केंद्रीय बल भी होंगे। वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम वाले बल भी हैं, यानी कि एक्शन रिएक्शन पेयर्स। तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर्स भी होते हैं और सेंट्रल फोर्सेस भी होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? अब आगे आते हैं अगली महत्वपूर्ण बात पर, अगली महत्वपूर्ण बात पर। अगली महत्वपूर्ण बात, जो बेटा कूलाम का नियम होता है, जो कूलाम का नियम होता है, इसकी अगर मैं बात करूं तो कूलाम के नियम में एक और इंपॉर्टेंट बात है। कूलाम का नियम, एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो कूलाम का नियम है वह माध्यम पर भी निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है। कूलाम का नियम किस पर निर्भर करता है बेटा? माध्यम पर निर्भर करता है। और इस वाले पॉइंट को ना आप स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि इस वाले पॉइंट की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो कूलाम का नियम है वो माध्यम पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर दो आवेश होंगे, दोनों के बीच वायु भरी होगी तो बल अलग होगा। अगर दोनों के बीच आप पानी भरोगे तो बल अलग होगा। अगर दोनों के बीच आप दारू भरते हो तो बल अलग होगा। जितने अलग अलग माध्यम होंगे उन दोनों में रखने पर जो आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, यानी डिफरेंट हो जाएगा। सो इसको हम कह सकते हैं कि कूलाम का नियम जो होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। क्या यहां तक की बात क्लियर हो गई? एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां बताने वाला हूं, थोड़ा सा रियल लाइफ के साथ रिलेट करके, तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर यू रेडी? अगर कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करते जाना, करते जाना, करते जाना। शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं अपने पास दो आवेश थे, पहला आवेश था सर Q1 और दूसरा आवेश था सर Q2। तो बोलो इन दोनों के बीच बल कैसा लगेगा? सर हमने अभी दोनों को पॉजिटिव माना है, यानी धनावेश माना है। तो दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा बेटा कैसा होगा? सर ये इन दोनों के बीच लगने वाला बल जो होगा, चलो एक को मैं नेगेटिव मान लेता हूं, एक को नेगेटिव मान लेता हूं तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये वाला आवेश इसको अपनी ओर खींचेगा,
बोलो हाँ कि ना। अब ध्यान से देखना, यहां पर जब हम बल का मान लिखते हैं तो बल का नाम लिखते टाइम कई बार ऐसा लिखा करते हैं कि भाई ये बल है, किस वाले पर लग रहा है, ए पर लग रहा है, दो के कारण, है ना, एक पर दो के कारण, तो लिखेंगे F12, राइट। ये जो बल है कैसा है, F12 है। इज इट क्लियर और नॉट? दिस फोर्स इज सेड टू बी F12। इसको मैं रियल लाइफ के साथ रिलेट करके ऐसा बता सकता हूं कि भाई देखो, दो लोग थे, इन दोनों के बीच प्रेम व्यवहार था, ठीक है, इन दोनों में प्रेम था। अभी इन दोनों में प्रेम था ना, तो इनके बीच जो अट्रैक्शन था वो कितना था, F12 था। अब इसकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आ जाए, ठीक है, तीसरा पर्सन आ जाए, इसकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन भी आ गया। अब होगा क्या कि इसका जो ओरिएंटेशन है ना, इसका जो ध्यान है वो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा सर। और इधर कितना बल लगेगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, तो बल लगेगा सर F13। अगर रियल लाइफ में होता बेटा तो क्या होता है, इन दोनों के बीच प्रेम व्यवहार कम हो जाता ना, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में रियल लाइफ से बिल्कुल अलग होता है। इसकी लाइफ में एक नहीं 1000 लोग आ जाएंगे, लेकिन इसके साथ जो इसका आबंधन है, इसके साथ इसका फोर्स है ना, इसके साथ जो इसका आकर्षण है वो कम नहीं होगा, ठीक है बेटा। इसकी लाइफ में एक नहीं 1000 लोग आ जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता, इसका जो पहले वाले के साथ आकर्षण था वो सेम बना रहेगा। यानी इनके बीच जो बल होगा बेटा वो कितना लगेगा, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर का आकर्षण बल। तो थोड़ा सा ये रियल लाइफ से हटके है, ऐसे जो चीजें हैं उन्हें आप रियल लाइफ के साथ रिलेट मत करना, क्योंकि रियल लाइफ के साथ रिलेट करोगे चीजें बदल जाएंगी। बोलो हाँ कि ना, चमकी बातें। आगे बढ़ते हैं, क्या यहां तक की बातें क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप, क्लियर करते रहना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब अगर मैं आगे बात करूं कूलाम के नियम के बाद, तो कूलाम के नियम के बाद एक छोटी सी बात आती है जिसे हम बोलते हैं माध्यम पर बल। अगर माध्यम होगा तो बल कितना लगेगा? भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आज डिस्कस करूंगा, फिर इसके बाद मैं आपसे अलविदा चाहूंगा, लेकिन दो इंपॉर्टेंट बातें यहां पर अभी आपको सीखनी पड़ेंगी। दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुनना। पहली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है, हम लोग सीखने वाले बेटा माध्यम में बल। माध्यम में बल, फोर्स इन अ मीडियम। माध्यम में बल कैसे करेंगे? तो सोचो केवल, अगर यहां पर एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, है ना, अगर दो आवेश है Q1 और Q2, और इनके बीच में ना केवल वायु है, इनके बीच में क्या है बेटा? वायु है। इनके बीच में क्या है? वायु है सर, वायु है। अगर इनके बीच वायु है और दूरी कितनी है सर? R है, तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि सर जो बल लगता है वो बल कैसा लगता है? अभी तो सीख के आए थे सर, बल लगता है के, अच्छा के को ही हम ये भी लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते थे। और साथ में क्या लिख सकते हैं सर? Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ये तो कब था सर? बात तब की थी जब वायु था या निर्वात था। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो सर, ये बात तब की थी जब वायु था माध्यम या निर्वात था माध्यम। सर अगर ऐसा मान लेते हैं, यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट था ना, ये किसकी वैद्युतशीलता थी? वायु या निर्वात की ना बेटा? वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। अब अगर मैं बात करूं भाई, इनके बीच में कोई माध्यम भर दिया गया है, इस बार ये वायु नहीं है, इट इज सम मीडियम। यह कोई तो माध्यम है, यह कोई माध्यम है, यह कोई माध्यम है। और माध्यम जो है ना, इस माध्यम का परावैद्युतांक, ये शब्द याद कर लीजिए, आगे आता जाएगा तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आगे, लेकिन आप अभी जान लीजिए कि इस माध्यम का जो परावैद्युतांक है, माध्यम जो है इसका क्या बेटा? परावैद्युतांक। इस माध्यम का परावैद्युतांक कितना बेटा? K है, ये मान लेंगे। अब ध्यान से सुनना,
जब भी माध्यम में बल निकालते हैं ना, जब भी माध्यम में बल निकालते हैं, एफ इन माध्यम, ये क्या था सर, एफ इन वायु। अगर एफ इन वायु रहा होगा, अगर एफ इन वायु रहा होगा तो वैल्यू कितनी आती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट वायु वाला, ठीक है ना बेटा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर यही बात माध्यम के लिए कही जाए, लेकिन अगर यही बात किसके लिए कह दी जाए बेटा, माध्यम के लिए, लेकिन अगर यही बात माध्यम के लिए कह दी जाए तो माध्यम के लिए कितना होगा, 1/4 लेकिन इस बार एप्सिलॉन नॉट नहीं बेटा, एप्सिलॉन की बात हो रही है, इस बार केवल एप्सिलॉन की बात हो रही है, इस बार केवल एप्सिलॉन होगा, क्योंकि ये निर्वात की वैद्युतशीलता नहीं है। यहां हम वैद्युतशीलता किसकी रखेंगे सर, वैद्युतशीलता रखेंगे उसी माध्यम की जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये एप्सिलॉन है माध्यम की वैद्युतशीलता, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। तो जिस भी माध्यम में जाएंगे, एक लाइन से याद रख लेना, जिस भी माध्यम में जाएंगे वैद्युतशीलता सदैव उसी माध्यम की रखते हैं। जैसा हमने वायु में रखा था तो वायु की वैद्युतशीलता, अब यहां अगर जल रखेंगे तो जल की वैद्युतशीलता, कल को यहां पर आप पेट्रोल रखोगे तो पेट्रोल की वैद्युतशीलता। कहने का अर्थ यह हुआ जिस भी माध्यम में आप जाओगे उस माध्यम की वैद्युतशीलता आपको रखनी पड़ेगी। क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं क्या? फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके ओके सर। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे और समझना, जो एप्सिलॉन है बेटा इसको हम बोलते क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, माध्यम की वैद्युतशीलता। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि क्या सर जो माध्यम की वैद्युतशीलता है उसमें और जो निर्वात की वैद्युतशीलता उसमें इज देयर एनी रिलेशन या कोई संबंध है ऐसा क्या? बिल्कुल संबंध है सर। इनका जो मान होता है बेटा एप्सिलॉन नॉट की, जो एप्सिलॉन होता है इसकी वैल्यू होती है के एप्सिलॉन नॉट। जो माध्यम की वैद्युतशीलता होती है वो निर्वात की वैद्युतशीलता का के गुना होता है, निर्वात के वैद्युतशीलता का के गुना होता है। यानी अगर मैं माध्यम में बल निकालना चाहूं, माध्यम में बल निकालना चाहूं तो सर माध्यम में बल कितना हो जाएगा, 1/4 अब देखिए यहां था एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या रख सकते हैं सर, के एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट इंटू के रख सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू, अगर के नीचे ही है तो इसको मैं 1 के भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/k। इसको कई बार ऐसे ही पढ़ा जाता है, कई बार इसको आप ऐसे पढ़ते हुए देख लेंगे, ठीक है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट k, यही साइड में लिखा मिल जाएगा आपको। 1 यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट k, साथ में कितना होगा सर, Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। यह है माध्यम में बल। और माध्यम में जो बल होता है ध्यान से सुनना, के की वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी के का मान जितना ज्यादा बल उतना कम, और के का मान जितना कम बल का मान उतना ज्यादा। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो के का मान होता है बेटा वो एक होता है किसके लिए, निर्वात या वायु के लिए। तो जो बल का अधिकतम मान है ना, बल का जो अधिकतम मान है इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्जेस या फिर उनके बीच की दूरी, यानी उनके बीच की दूरी से निर्वात द लिखा क्या कहीं पे, ठीक है ना, हाँ निर्वात। तो उसका मतलब होता है एक्सपोर्ट करना। निर्वात या वायु, अगर निर्वात या वायु की बात करें तो के की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, और अगर के की वैल्यू 1 है तो ये मान के चलो के की वैल्यू 1 से कम तो नहीं हो सकती है। इसीलिए जो बल का मान होता है वो वायु के केस में अधिकतम होता है। माने अगर दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों को आप किसी दूरी पर बल वायु में रख रहे हो तो इनके बीच उस दूरी पर मैक्सिमम फोर्स है, ठीक है। उस दूरी पर इनके बीच जो होगा मैक्सिमम फोर्स
होने वाला है। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? अब लोग हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर अच्छा एक बात बताओ, इस वाले को मैं, जो वायु में बल था ना, वायु में बल, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूं, और जो निर्वात में यानी माध्यम में बल था, सॉरी वायु या निर्वात वाले बल को मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना है, और जो माध्यम में बल इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया है। अगर ऐसा कर पाए और फिर मैं बोलूं कि सर समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 कर दें, है ना, समीकरण पहले को दूसरे से भाग कर दें, तो सर क्या होने वाला है? सर होगा ये कि एफ इन वायु अपॉन एफ इन माध्यम, एफ इन वायु अपॉन एफ इन माध्यम। तो सर ये कैसा हो जाएगा? इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अपॉन में क्या है सर? अपॉन में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटू में क्या था? K था, अपॉन में ही क्या था सर? K था, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या यहां तक की बात चमकी या नहीं? अच्छा सोचो, अब मुझे यहां काटना है, अब मुझे यहां क्या करना है बेटा? काटना है। और मास्टर काटने के लिए कटवाना जरूरी है, बिना कटवाए आप काट नहीं पाओगे, ठीक है? तो अगर इनको मुझे काटना हो तो दिखना चाहिए कि बराबर क्या क्या है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटा, यहां से क्या क्या कटेगा सर? पूरा का पूरा वैल्यू कटेगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सर यहां पे ना नीचे में क्या बचा है? ऊपर में 1 बचा है और नीचे बचा है 1/K। फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किधर है। मैं क्या करूंगा सर? K की वैल्यू को ऊपर गुणा करा दूंगा। जब K के मान को ऊपर गुणा कराओगे ना बेटा, तो क्या हो जाएगा? F इन वायु बटा F इन माध्यम, जो इसका मान होगा कितना होगा? K। इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? K के बराबर। यानी अगर मैं ऐसा बोलूं तो मेरे पास वैल्यू जो आएगी F इन वायु, F इन वायु इज इक्वल टू, इन दोनों का गुणा हो जाएगा ना, K इंटू F इन माध्यम, सॉरी F इन माध्यम, F इन माध्यम। अब यहां से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई F इन माध्यम यानी माध्यम में जो बल का मान है उसमें K का गुणा करने के बाद, उसमें K का गुणा करने के बाद वायु में मान आ रहा है। तो अगर मैं इस बात को इंप्लाई करके देखूं ना बेटा, तो यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो वायु में मान है, जो वायु में मान है, जो वायु में बल का मान है, वो माध्यम में बल के मान से क्या होता बेटा? अधिक होता है। माध्यम में बल के मान से अधिक होता है, वो माध्यम में बल के मान से अधिक होता है। इज इट क्लियर और नॉट? अगर ये बात क्लियर है तो एक बारी मुझे थम्स अप दीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना यदि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए। काइंडली हैव अ नोट ऑफ इट। इसका एक छोटा सा क्रिस्प नोट आप बना लो, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए, कॉपी पेन के साथ बैठना है, कॉपी पेन और चेहरे पे एक हल्के सी स्माइल के साथ बैठना है। क्लास को ऐसे तो लेना नहीं है, क्लास को शेयर करते जाना है, लाइक करते जाना है। हमें आपसे सिर्फ एक सपोर्ट की आवश्यकता है, और वो सपोर्ट क्या है वो आप खुद ही जानते हो। एक लाइक, एक सपोर्ट से और एक सब्सक्राइब से हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा, और अगर हमारा मोरल हाई हो गया तो फिर हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इज इट क्लियर और नॉट? अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक टॉपिक पे। अच्छा, टॉपिक पढ़ाने का आई डोंट थिंक ये समय थोड़ा सा इजाजत दे रहा है, इसलिए मैं आपको एक छोटे से प्रश्न के साथ इस क्लास को, इस खूबसूरत सी कक्षा का अंत करेंगे एक छोटे से प्रश्न के साथ। एक बार इसका नोट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं एक छोटे से प्रश्न के साथ। एक छोटे से प्रश्न में हम लोग आगे देखेंगे। शुरुआत करते हैं बेटा, प्रश्न लिखता हूं। दो
इलेक्ट्रॉन 1 मीटर की दूरी पर हों तो दोनों के बीच कार्यरत वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन सर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रिस्प बनाने के लिए ना इसमें 2 बातें और जोड़ रहा हूं। सर पहली बात ये रखे हैं वायु के अंदर रखे हुए हैं या वायु में रखे हैं, और दूसरी बात ये रखे हुए हैं जल में। दो आंसर इसके आने हैं। सर पहला तो तब जबकि इलेक्ट्रॉन्स 1 मीटर की दूरी पर वायु में हैं, और दूसरा तो तब जब इलेक्ट्रॉन्स 1 मीटर की दूरी पर जल में हैं। इनके 2 आंसर आपके सामने आने वाले हैं। इनके 2 आंसर आपके सामने आएंगे बेटा। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर मी। शुरुआत करते हैं अपन। अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा, F इन एयर यानी फेयर, F इन एयर यानी कि बल का मान वो भी वायु में। तो कैसे करेंगे सर वायु के लिए तो K का मान 1 होता है, इसीलिए हमें फर्क नहीं पड़ता, हम K लिखेंगे नहीं। अगर K नहीं लिखेंगे सर तो फिर कैसे होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। हाँ ना बोलो बेटा, हाँ ना बोलो। क्या इतनी बात चमकी क्या? अब बढ़ते हैं आगे। अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात करूं तो सर इसका मान, अरे ये तो K का मान है ना सर, ये तो K का मान है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो K का मान है। अगर ये K का मान है तो सर इसकी वैल्यू हमने याद कर रखी है, इसकी वैल्यू हमने याद कर रखी है। हाँ या ना बोलते जाना। 9 × 10⁹। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इनके जो आवेश का मान है ना बेटा, वो हमें पता होना चाहिए। आवेश का मान हमें पता होना चाहिए। 1.6 10⁻⁻19 कूलम ये आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर भी, और यही आवेश होता है प्रोटॉन पर भी। यही आवेश इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, यही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है। तो दोनों का मान रख दो बेटा, 1.6 10⁻⁻19। क्या दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है? यस सर। तो फिर दोनों का मान क्या होगा, सेम होगा, 10⁻⁻19 कूलम। कैलकुलेशन को आसान करके मेयरली कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने यहां पर मान कितना रखा दूरी का। सर दूरी R हमने रखी महज 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी हमने रखी है। सर 1 मीटर की दूरी तो कोई दूरी नहीं होती है। खैर इससे भी कम दूरियां आएंगी। आगे बढ़ते हैं। दूरियों का क्या है, घटती बढ़ती रहती हैं। चलो अब अगर मैं गुणा करना चाहूं तो सबसे पहले तो नंबर्स का गुणा करो बेटा। 9 का 1.6 से, फिर 1.6 से, है ना। 9 का 1.6 से, फिर 1.6 से, तो कितना होगा सर? वैसे अगर आपको कैलकुलेशन ठीक ठीक करनी है तो ये याद कर लो कि 16 का स्क्वायर, दशमलव तो भूल ही जाते हैं, 16 का स्क्वायर होता है 256, है ना। लेकिन यहां पर दशमलव है तो एक इधर का एक इधर का, 256 में 2 अंक पे दशमलव लगाओगे तो कितना होगा बेटा, 2.56। तो कितना हुआ, 9 × 2.56, 10 की घातें। सर देखिए 19 का कर्जा माइनस है ना, 19 का कर्जा फिर 19 का कर्जा, तो टोटल 38 रुपए का कर्जा। 38 का कर्जा हुआ, 9 रुपया आपने कमा लिया, तो 38 में से 9 जाएगा तो आपके पास कितना बचा है, 29 का कर्जा भी बचा हुआ है। बोलो हाँ कि ना। ओके अब अगर आप इसका मल्टीप्लाई कराना चाह रहे हैं ना तो 9 का 256 में गुणा 23 तो 4 होता है। कितना होता है बेटा, 2304। कितना होता है बेटा, 2304। करके देखते हैं। 9 छक्के 54 की 4 हासिल लग गया 5, 9 5 45 और 5 कितना हो गया, एग्जैक्टली 50 के 0 हासिल लग गया कितना, 5। तो 9 दूना 18 और 5 कितना हो गया बेटा, 23।
लेकिन दशमलव कितने पे है सर? 2 अंक पे। 10 की घातें कितनी हो गई हैं? -29। हाँ कि ना? बोलते जाओ। अब देखो दशमलव तो यहाँ पे हमें लगाना नहीं था, हमें लगाना होता दशमलव को यहाँ पे, मतलब दशमलव के बाएं साइड पर सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए। मतलब बेटा दशमलव को यहां से उठाकर यहां शिफ्ट करना है। ओके सर, कितना होगा? 2.304 10 की घातें। एक बात समझना, 29 है, एक डिजिट इधर ले गए हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने बताया था, इस वाली क्लास में बताया है कि जो दशमलव होता है अगर राइट से लेफ्ट जा रहा है तो हम क्या करते हैं, पावर में यानी घात में एक बढ़ा देते हैं। तो जब बढ़ाओगे तो कितना होगा? -28 न्यूटन में यही बल है। ये बल तब है बेटा जबकि ये वायु में रखा है। अब हम इसे किस में रख रहे हैं? जल में रख रहे हैं। जल में रखने पर बल देखो, वैसे तो आप इसे चाहे जैसे कर लो, इसके करने के दो बेसिक से अच्छे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप थोड़ा सा ना मेहनत करो, ऐसा ना थोड़ा सा मेहनत करो आप। और वो मेहनत कैसी होगी सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के Q1 Q2 बटा में R²। आप फिर से इसका मान रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रखो, फिर Q1 Q2 का मान रखो, R² का मान रखो, K का मान रखो, और फिर F को अपन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन बेटा इसे थोड़ा सा स्मार्ट होके देखो, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा मेहनत के साथ नहीं करते हैं। वी वांना बी स्मार्ट। देखो जितना जो स्मार्ट होगा वो उतनी कम मेहनत करेगा। बी स्मार्ट नॉट लेबोरियस, है ना। हमें क्या बनना है बेटा? स्मार्ट बनना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जो F इन वायु होता है बेटा, F इन वायु, वो क्या होता था? K इंटू F इन माध्यम, F इन माध्यम। लेकिन सर माध्यम यहां पर क्या है? माध्यम यहां पे है जल। अगर माध्यम जल है तो सर यहां जल लिख देंगे ना। और हमसे यही तो पूछ रहा है कि जब जल में रखेंगे तो बल का मान ज्ञात कीजिए। जल में रखेंगे तो बल का मान ज्ञात कीजिए। जल में रखेंगे तो बल का मान ज्ञात करेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं F इन जल, ये गुणा में है तो बटे में आ जाएगा। जल का मान अगर यहां गुणा में क्या है तो ये बटे में आ जाएगा बेटा। यानी वायु में जो बल होगा कितना था सर? वायु में बल था 2.304 10 की घातें कितना तो बेटा -28 अपॉन में कितना हो जाएगा? K का जो परावैद्युतांक यानी 81। इज इट क्लियर और नॉट? बस अब 81 से भाग कर दो और आपका आंसर हो जाएगा। तो सर 81 से भाग करने के लिए हम कहीं पे रफ वर्क का सहारा ले लेते हैं। हम कहीं पे रफ वर्क का सहारा ले लेते हैं। रफ वर्क का सहारा लेते हैं तो अपने पास वैल्यू कितनी है? 2.304 डिवाइडेड बाई 81। पहले तो दशमलव लगाओ, अब 0 बार ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 2 दशमलव लग जाएगा, उतरेगा 3, फिर 0 ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 0। 23, ये 0 उतर गया। अब लेके जाओ, क्या 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 81 दूना से कितना हो जाएगा? 162। 162 कितना? 38 इधर का हो गया, 38 इधर का और 30 इधर का, तो कितना हो जाएगा? 68। फिर क्या हो जाएगा सर? 4 उतर आएगा। तो कितना बारी? 8 28 64, लगभग 8 बारी जाएगा क्या? 8 1 8, बिल्कुल चला जाएगा। 0.028। इसको डिवाइड करने पर कितना आ रहा बेटा? 0.028 10 की घातें -28। अगेन वही बात, दशमलव यहां नहीं चलेगा सर। चलेगा कहां? 2 के साइड में, 2 की दाहिनी तरफ करके देखो। 2.8 10 की घातें माइनस करेंगे ना, 28 में से -2 करो, कितना जाएगा? -30 न्यूटन। अब खुद से देख लो, यहां 10 की घात -28 है और यहां 10 की घात -30 है। यानी इस वाले से ये वाला जो है ना 1/100 टाइम हो गया है, लगभग। वैसे मैं कह सकता हूं 1/81 टाइम है, 1/81 टाइम होता है, लेकिन है तो ये कम ही ना, है तो ये कम ही। तो ये प्रश्न रहा कि यदि आप कहीं वायु में रखोगे
तो उसमें मान, बल के मान में ज्यादा ज्यादा होता है बल का मान, और अगर आप जल में रखते हो तो बल का मान क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। जितना ज्यादा के का मान, बल का मान उतना कम, क्योंकि जो बल होता है, बल जो होता है बेटा वो के का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो के का मान जितना ज्यादा बल का मान उतना कम, के का मान जितना कम बल का मान उतना ज्यादा। क्या यहां तक की बात क्लियर है क्या? इज एवरीबडी गेटिंग दिस पॉइंट्स? इज एवरीबडी गेटिंग दिस पॉइंट्स? यदि हाँ तो कृपया कमेंट सेक्शन में फेंक कर अपने अपने ना ओपिनियंस फेंकते रहा करो, ओपिनियंस अपने कमेंट सेक्शन में देते रहा करो। तो मैं आपसे एक प्रश्न के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं, आपको एक होमवर्क के तौर पे छोड़े जा रहा हूं। प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है। अगर चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको याद हैं तो आप कर ले जाओगे, नहीं याद हैं तो परेशानी होगी। दो आवेश निश्चित दूरी r पर, दो आवेश निश्चित दूरी r पर, अच्छा मैं इनको ना ऐसे लिख देता हूं, दो आवेश q1 q2, है ना, बेहतर होगा लिखने में। दो आवेश q1 व q2 निश्चित दूरी r पर रखे गए हैं। आवेशों के बीच कार्यरत, आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल का न्यूनतम मान कितना होगा? न्यूनतम मान, इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं बेटा? सर इसको हम प्रदर्शित करते हैं एफ मिनिमम से। एफ मिनिमम, वैद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा? प्रश्न बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अब तक की कक्षा को एकदम दिल से पढ़ा हुआ होगा, एकदम दिल से पढ़े होंगे। प्रश्न बहुत आसान है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में फेंक कर मारना, इसका आंसर आपको कमेंट में फेंक कर मारना है, कमेंट में फेंक के मारो। और एक छोटी सी बात, आपसे हम लोग ऐसा कोई फीस तो चार्ज नहीं कर रहे हैं। आपकी फीस क्या है बेटा? एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर, है ना, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर। मेरे पड़ोसी साथी कह रहे हैं, मेरे जो कलीग है ना, वो कह रहे हैं सर सब्सक्राइब भूल गए हैं। एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और हाँ आपका सब्सक्राइब भी, यही आपकी फी है। बाकी आपको कोई फी पे नहीं करनी है। सिंपल सी बात है भाई, हम लोग आपके लिए लगे हुए हैं, तो आपके ये जो उत्साहवर्धन है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं टू डू सो मैनी थिंग्स फॉर यू, कि आप भी सोचोगे कि सर ऑफलाइन वाली फील तो आ गई है, ऑफलाइन वाली फील आ गई है। अगर ऑफलाइन वाली फील चाहिए तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट करते रहें। आज की कक्षा को मैं यहीं विराम देता हूँ, मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए हैव अ वेरी ग्रेट डे।